बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा देखें, लास्ट टाइम जो मैंने चीज़ें पढ़ाई थी ओवरऑल मैं एक समराइज़ कर देता हूँ। मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था स्ट्रेट लाइन मेथड और उसके बाद मैंने करवाया था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और मैंने अलग-अलग करके भी करवाया कि अगर हमारे पास 2 मशीनें हैं, 3 मशीनें हैं तो कैसे लगानी है। ठीक है ना? आई होप कि मैंने मंथली भी करवाया होगा कि अगर हमारे पास मंथली आता है तो उसमें कैसे करते हैं। और फिर मैंने एक सवाल आप लोगों को ऐसा भी करवाया था, जिसके अंदर ये था कि हमारे पास ओपनिंग था, परचेज़ भी था, डिस्पोज़ल भी था और फुल ईयर मेथड चल रहा था। मतलब तीनों चीज़ें थी और मैंने उसके लिए ये एक फ़ॉर्मूला लिखवाया था मैंने आप लोगों को, ठीक है? एसएलएम में शायद मैंने करवाया था। ये बहुत रेयर है, इस तरह के सवाल आते ही नहीं है, लेकिन अगर आ जाते हैं इस तरह के सवाल तो उसको कैसे डील करना है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था। अच्छा, अब कुछ सवाल ऐसे हैं जो ओ लेवल में नहीं आए। ओ लेवल में नहीं आए लेकिन आईजीसीएसई में आए हैं, आईजीसीएसई में आए हैं। अब वो सवाल हमें करने ज़रूरी हैं। सर क्यों? क्योंकि अभी आपका जो पेपर पैटर्न है वो आईजीसीएसई और ओ लेवल दोनों का सेम हो गया है। आईजीसीएसई और ओ लेवल का सेम हो गया बल्कि जो आईजीसीएसई का जो सिलेबस था वही है। पैटर्न तो नया हो गया है, पैटर्न तो वो वाला फॉलो नहीं हो रहा जो आईजीसीएसई का था, लेकिन सिलेबस सेम हो गया है। ठीक है, तो आईजीसी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मंथली से बिलॉन्ग करते हैं और थोड़े अच्छे वाले हैं, तो उनको हमें सीखना है आज। ठीक है? सो अब ज़रा मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, देखें, पहले तो मैं आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। देखिए, एक सवाल आपके सामने आता है और आपको बोलता है कि हमारे पास साल के शुरू में ओपनिंग आपको देता है कि साल के शुरू में हमारे पास 10,000 की एक मशीन ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल थी। मतलब पहले की बाई की हुई है लेकिन साल के शुरू में थी हमारे पास। ठीक है? साल हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2012। साल स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2012। गौर से सुनिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। और वो आपको कहता है कि हमने एक नई मशीन परचेज की साल के बीच में। हमने साल के बीच में एक नई मशीन परचेज की 5000 की और परचेज हमने किस डेट पे की है वो डेट आपको वो बताता है। फॉर सपोज 1 जुलाई 2012, 1 जुलाई 2012। मुझे इन शॉर्ट बताएं, अगर हमारे पास डेप्रिसिएशन है 10% ऑन कॉस्ट, 10% ऑन कॉस्ट अप्लाइड फ्रॉम डेट ऑफ परचेज, अप्लाइड फ्रॉम डेट ऑफ परचेज। सर डेट ऑफ परचेज क्या होती है? डेट ऑफ परचेज का मतलब ये है कि हम जिस तारीख से खरीदते हैं उस तारीख से स्टार्ट करते हैं, मतलब मंथली है। डेप्रिसिएशन क्या है हमारी? मंथली है, मंथली है। और हमारा साल एंड होता है 31 दिसंबर 2012। 31 दिसंबर हमारा साल एंड होता है। मुझे बताएं हमारी डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? मुझे ये बताएं हमारी डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, अगर आप लोग मुझे सुन रहे हो। जी गाइस, आप लोगों के खिदमत में सवाल मैंने पेश किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे जल्दी आंसर देंगे। कैलकुलेटर तो आप लोगों के पास होंगे ही वैसे ही। तो अगर हमारा ओपनिंग बैलेंस है 10,000 और हमने परचेज किया है 5,000 का माल साल के बीच में, बेटा मैंने ऑन कॉस्ट लिखा है ना, 10% ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट मीन्स एसएलएम है, ऑन कॉस्ट मीन्स एसएलएम है। और फ्रॉम डेट ऑफ परचेज का मतलब मंथली है, मंथली है। ठीक है गाइस, साल एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2012। साल के शुरू में हमारे पास 10,000 का माल था, मतलब पुराना माल था, और हमने नया भी परचेज किया 5,000 रुपए का। नया भी परचेज किया 5,000 रुपए का। जी गाइस, नॉर्मल सवाल दिया मैंने आपको जिस तरह पहले मैं देता था ना शुरू शुरू में कि मशीन ए है, मशीन बी है। ठीक है गाइस, मैं देख लेता हूँ ये आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। 10% है बेटा, 10% है। ठीक है। अच्छा अब गाइस सुने, सब लोग अपने आंसर्स मुझे बताएं बेटा। कश्यप बेटा मुझे लग रहा है आपका करीब करीब सही जा रहा है, करीब करीब सही जा रहा है। जी जी, बाकी लोग भी आंसर्स दें बेटा, इसका क्या आंसर हो।
देखिए गाइस, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो, डेप्रिसिएशन सब पे लगती है। एक बात ज़हन बिठा लें, डेप्रिसिएशन विल बी अप्लाइड ऑन ईच नॉन करंट एसेट। अगर हमारे पास कोई नॉन करंट एसेट हमने इस साल परचेज़ किया है, उस पे भी लगेगी। अगर पहले से कंटिन्यूड है, तो उस पे लगेगी। तो अब ज़रा देख लेते हैं। इस सवाल में हमने एक परचेज़ किया था, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5000 का हमने परचेज़ किया था, मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय, अब मसला क्या है इसके अंदर? मसला ये है कि जो हमने परचेज़, मंथली सिस्टम है, डेट ऑफ परचेज़ का मतलब क्या है? मंथली, मंथली। जो हमने परचेज़ किया था, वो परचेज़ किया था 1 जुलाई 2012 को परचेज़ किया था, और हमारा साल कब एंड हो रहा है? 31 दिसंबर 2012 को साल एंड हो रहा है। तो मुझे बता सकते हैं जुलाई से लेके दिसंबर तक कितने महीने हो जाते हैं? जुलाई से लेके दिसंबर तक 6 मंथ हो जाते हैं। तो 6 अपॉन 12, 6 अपॉन 12, मुझे बताइए कितना हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा 10 500, और 500 का आधा आ जाएगा हमारे पास 250। ये तो हो गई हमारे पास परचेज़ वाले की डेप्रिसिएशन, परचेज़ वाले की हो गई। अच्छा, क्या इसके अलावा और कोई मशीन नहीं थी हमारे पास? चलो 5000 वाली तो इस साल हमने बाय की थी, क्या कोई पुरानी मशीन नहीं थी हमारे पास? ये जो ऊपर ओपनिंग 10,000 है, 10,000 आ रहा है, व्हाट डज़ दिस शो? ये 10,000 हमें ये बता रहा है कि साल के शुरू में 10,000 हमारे पास मशीनरी ऑलरेडी अवेलेबल थी। 10,000 रुपए वाली ऑलरेडी अवेलेबल थी, और ये 5,000 रुपए वाली क्या है? एक्स्ट्रा है। 5,000 रुपए वाली क्या है? एक्स्ट्रा है बेटा। तो हम क्या करेंगे बेटा? 10,000 पे, वहाँ बेटा आप सही बता रही है, लेकिन आप थोड़ी कैलकुलेशन गलत कर गई हैं। हम 10,000 पे 10% लगा लेंगे, ठीक है? क्या इसको प्रोपोर्शन करेंगे? नो सर, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो थी, ये 1 जनवरी से आपके पास थी, मतलब साल के शुरू से आपके पास थी। तो अगर आप प्रोपोर्शन करेंगी भी ना, तो ये मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 12 हो जाएगा, 12 अपॉन 12 हो जाएगा, मतलब ज़रूरत नहीं है। तो मंथली मेथड के अंदर मैंने पहले ही आपको बताया था, अगर आपको याद हो, प्रोपोर्शन हम सिर्फ उस मशीन को करते हैं जो हमने परचेज़ की हो एंड डिस्पोज़ ऑफ की हो। जो हमने परचेज़ की हो और डिस्पोज़ ऑफ की हो, उसको करते हैं। जो पुरानी मशीनरी है, ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको नहीं करते, उसको नहीं करते। ठीक है? तो 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10% से, ये हमारे पास आ जाएगा 1,000, ये हमारे पास आ जाएगा 1,000। तो हमारे पास टोटल जो डेप्रिसिएशन आ जाएगी, वो आ जाएगी 1250। यहाँ तक बात क्लियर है मेरी? मुझे बताएँ, यहाँ तक बात क्लियर है? ओके सर। अब मैं ज़रा थोड़ा-सा आपको मुश्किल कर रहा हूँ सवाल को। अब ज़रा मैं मुश्किल कर रहा हूँ, अब ज़रा गौर से सुनना। हमने एक मशीन बेची भी, हमने परचेज़ तो की थी 5,000 की, लेकिन हमने क्या किया, सोल्ड machine costing costing 2000, sold machine costing 2000 at 31st March, ठीक है, 2012। अच्छा, हमने कितने की बेची वो मैं नहीं दे रहा आपको, वो जानबूझ के नहीं दे रहा, क्योंकि डिस्पोजल पे मैं नहीं जा रहा, मैं अभी डेप्रिसिएशन फोकस कर रहा हूँ। और एक बात और लिख लेता हूँ मैं इसके अंदर, एक बात और लिख लेता हूँ, नो डेप्रिसिएशन इज अप्लाइड, नो डेप्रिसिएशन इज अप्लाइड on non-current asset dispose of in a year। ठीक है? अच्छा, हमारा साल कब एंड हो रहा है? हमारा साल एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2012। ठीक है? अब जरा गौर से सवाल को समझना, क्योंकि जो सवाल मैं आगे कराने जा रहा हूँ वो ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब जरा गौर से समझना, ये हमारे पास ओपनिंग नॉन करंट एसेट थे 10,000 रुपए के। ये क्या शो कर रहे हैं? ये वो एसेट है जो हमारे पास पहले से ही पड़े हुए हैं, मतलब वी आर हेल्डिंग इट टुडे। आज आज भी हम इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं। ये पुराने नॉन करंट एसेट है 10,000 वाले। 5,000 के मैंने एक और परचेज किया 1 जुलाई 2012 को, साल एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2012। डेप्रिसिएशन क्या है? 10% ऑन कॉस्ट, एंड कॉस्ट का मतलब एसएलएम, कॉस्ट पे लगेगी। और डेप्शन अप्लाइड अप्लाइड क्या है? डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ परचेज का मतलब है मंथली, मंथली। अच्छा ठीक है सर, जब मंथली है तो परचेज मंथली लगेगी, ओके सर लगेगी।
सीन क्या है, वो कह रहा है हमने एक मशीन डिस्पोज ऑफ की है 2000 रुपए की, तो सर डिस्पोजल पे भी लगती है, यस सर लगती है। लेकिन इस सवाल में कह रहा है कि जो हमने डिस्पोज ऑफ की उस पर नहीं लगानी, जो हमने डिस्पोज ऑफ की उस पे नहीं लगानी। ठीक है, परचेज पे तो लगानी लगानी है, लेकिन जो हमने डिस्पोज ऑफ की उस पे नहीं लगानी। तो अब क्या करेंगे, मुझे एक बात बताएं, क्या होना चाहिए? व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन एंड प्रीवियस क्वेश्चन? आप क्या समझते हैं? प्रीवियस क्वेश्चन में ये नहीं था, तो डेप्रिसिएशन आ गई थी आपकी 1250। अब इस क्वेश्चन में ये है, तो क्या ख्याल है, डेप्रिसिएशन सेम ही रहेगी या आपके ख्याल से कोई फर्क आ सकता है? डिस्पोजल पे नहीं लगानी, ठीक है ना, ये 2000 इस पे नहीं लगानी। जी, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, आई नो कि थोड़ा मुश्किल होगा आप लोगों की, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपके नजदीक क्या होना चाहिए? ठीक है, ठीक है, अच्छा अब सुनना बेटा, अब मैं जरा समझाता हूँ। हाँ बेटा आप सही बता रहे हैं, अब सुनना बेटा। अब इसमें क्या होता है कि जो हम परचेज करते हैं उस पर तो हम लगाते ही लगाते हैं, जो हम परचेज करते हैं उस पर तो हम लगाते ही लगाते हैं, मतलब परचेज को मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज के साथ, देन मल्टीप्लाई करते हैं हम मंथ यूज के साथ, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से। ठीक है, ये तो हम करेंगे ही करेंगे नॉर्मली, इसका तो इससे कोई वास्ता ही नहीं है। ठीक है, अब सीन क्या है, देखो जो हमने मशीन बेची है ना, इस वो बोला इस 2000 पे नहीं लगानी। अगर मैं 10,000 को बगैर एडजस्ट किए परसेंट 10% से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बगैर एडजस्ट किए, तो पता है सीन क्या है, ये जो हमारे पास 10,000 आ रहा है ना, ये साल के शुरू की वैल्यू है। और 2000 की मशीन, 2000 रुपए की जो मशीन मैंने बेची है ना, यानी उसकी कॉस्ट 2000 की, ये साल के बीच में बेची है। मतलब ये जो ओपनिंग बैलेंस है 2000 इसके अंदर शामिल है। अगर आप लोग टी अकाउंट बनाते हो, अगर आपको याद हो ये टी अकाउंट है, तो यहां मैं लिखता हूँ 10,000, ये 2000 हम बाद में माइनस करते हैं। ये 10,000 आपने यहां लिखा, एक मिनट, ये 10,000 आपने यहां लिखा, ये 2000 क्या होगा, बाद में माइनस होगा। तो हमारे पास ये ओपनिंग बैलेंस आ रहा है ना 10,000, इसमें ये डिस्पोजल वाली फिगर क्या है, ऑलरेडी शामिल है। क्यों? क्योंकि साल के शुरू में ये मशीन हमारे पास थी। ये जो 1 जनवरी डेट आ रही है ना, इस डेट पे ये मशीन हमारे पास थी। तो इस 10,000 के अंदर ये 2000 क्या है, इंक्लूडेड है। इस 10,000 के अंदर क्या है, ये 2000 शामिल है। ये मशीन हमने कब बेची है, 31 मार्च को बेची है। तो हम 1 जनवरी वाला जब बैलेंस लेंगे ना, तो इसके अंदर ये 2000 शामिल है। तो अगर मैंने 10,000 पे लगा ली, तो मैं डिस्पोजल को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। तो व्हाट आई हैव टू डू कि मेरे पास सवाल में जो भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होगा, मेरे पास सवाल में जो भी ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, मैं उसमें से क्या करूंगा, डिस्पोजल को माइनस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि सवाल में वो कह रहा है डिस्पोजल पे नहीं लगानी, डिस्पोजल पे नहीं लगानी। तो मैं ओपनिंग बैलेंस में से क्या करूंगा, डिस्पोजल को माइनस कर दूंगा, एंड देन उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा परसेंटेज के साथ। मेरे पास आ जाएगी रिमेनिंग डेप्रिसिएशन। परचेज पे मैंने अलग लगा ली, और ओपनिंग में से क्या किया, डिस्पोजल मैंने माइनस किया। मैं दोबारा बताऊं, देखो ये जो 10,000 आ रहा है, ये बैलेंस हमारा आ रहा है 1 जनवरी 2012 को आ रहा है, 1 जनवरी 2012 को आ रहा है। और जो मशीन मैंने बेची है वो मैंने कब बेची है, 31 मार्च 2012। इट मीन्स ये 2000 वाला बैलेंस जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है, शामिल है। और हमें उस अमाउंट पे लगानी है जिसपे डिस्पोजल शामिल नहीं है। डिस्पोजल शामिल नहीं है, डिस्पोजल हमारी हमेशा पुरानी मशीन होती है, तो इसके अंदर शामिल है, वो हमें हटाना होगा। ठीक है, तो सर होगा क्या इसके अंदर, ये होगा कि आपने क्या करना है, 5,000 है, 5,000 को मल्टीप्लाई किया आपने 10% से, एंड देन मल्टीप्लाई किया 6/12 से, यू गॉट, आपके पास आंसर आ जाएगा 250। उसके बाद क्या करेंगे, 10,000 है, 10,000 में से 2,000 माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 8,000। 8,000 पे 10% लगाएंगे, ये आ जाएगा 800। टोटल जो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी, दैट इज 1050। मुझे बताएं, ये वाली बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये असल है, आज का जो हमारा जो सवाल मैं करवाने जा रहा हूँ ना, वो इसी से रिलेटेड है। ये वाली बात क्लिक हो रही है? अगर नहीं क्लिक हो रही तो मुझे बताएं क्या चीज समझ में नहीं आ रही है। देखो ये जो मैंने डिस्पोजल माइनस किया ना, क्यों करवाया, इसका रीजन मैं बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, सर डिडंट यू से दैट वी weren't supposed to depreciate the disposal? जी जी बेटा, मैं देखो बेटा, मैं लास्ट टाइम एक क्वेश्चन दिया था, उसमें ये वाली स्टेटमेंट नहीं थी।
उसमें ये वाली स्टेटमेंट नहीं थी। तो मैंने पता है क्या किया था उसके अंदर? मैंने 10,000 को मल्टीप्लाई किया था 10% से और 5,000 को मल्टीप्लाई किया था 10% देन 6 अपॉन 12। लास्ट वाले क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट नहीं थी। ठीक है? अब पता है क्या हुआ है? अब इस सवाल में सीन ये है कि उसने ये स्टेटमेंट दे दी और इस स्टेटमेंट के अंदर वो बोला है डिस्पोज़ल पे नहीं लगानी। ठीक है? तो लास्ट और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है? लास्ट और इस क्वेश्चन में ये फ़र्क है कि लास्ट वाले क्वेश्चन में ये वाली स्टेटमेंट नहीं थी। मतलब ये जो हमारे पास बैलेंस था, इसमें से हमने कुछ भी डिस्पोज़ ऑफ नहीं किया था। इस अमाउंट में से देखो, जो डिस्पोज़ ऑफ होगा वो इसी में से होगा। देखो जब आपकी दुकान में कुछ होगा तभी तो आप बेचोगे। व्हेन यू विल हैव समथिंग देन यू विल सेल इट, आप तभी सेल कर पाएँगे। तो ये 2,000 रुपए कहाँ से आया? ये 2,000 की मशीन कहाँ से आई? आपने कोई बाहर से तो बाय नहीं की। ये ऑलरेडी इसके अंदर शामिल है। द क्वेश्चन इज डेट कि चलो मैं 5,000 मैंने परचेज किया है, उसको मल्टीप्लाई किया 10% से 6 अपॉन 12 से आंसर आ गया। लेकिन ये 10,000 है, अगर मैं 10,000 को मल्टीप्लाई बाय 10% करता हूँ, तो मैं बेसिकली डिस्पोज़ल पे भी लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये 2,000 कोई बाहर से अमाउंट थोड़ी आया। ये 2,000 इसके अंदर शामिल है आपके अंदर। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो आप जब टी अकाउंट बनाओगे इसका, तो आपने यहाँ लिखा 10,000 परचेज़ किया आपने यहाँ लिखा। ये 2,000 रुपए ये जो 2,000 की मशीन बेची ये आप क्यों माइनस करते हैं? बिकॉज़ आपने पढ़ा होगा रिमूवल ऑफ कॉस्ट में आपको पढ़ाता था। हम क्यों कॉस्ट को रिमूव करते हैं? द ओनली रीज़न इज़ कि जो 10,000 है, इसके अंदर ये 2,000 फिगर शामिल है। तो हमारे पास अगर हमने इस कॉस्ट को रिमूव नहीं किया तो सीधी कितना आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा। हालाँकि हमारे पास जो मशीनरी अवेलेबल है वो 15,000 नहीं है। हमारे पास 15,000 में से 2,000 की मशीन बिक गई, तो इट मीन्स हमारे पास जो माल अवेलेबल है इट इज़ 13,000। 5,000 इस साल का है और 8,000 पिछले साल का है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम बेटा क्या करेंगे, इस तरह का कोई भी सीन हो जाए और आपके सामने ओपनिंग भी दिया हो, परचेज़ भी दिया हो, डिस्पोज़ल भी दिया हो, तो हम सिंपली ये रूल अपनाएँगे कि परचेज़ पे अलग लगाएँगे, जैसे मैंने ये फ़ॉर्मूला बनाया है और ओपनिंग में से डिस्पोज़ल को माइनस करेंगे। क्यों कर रहे हैं? ताकि हम उन नॉन ये वो एसेट हैं जो हमारे पास पहले से थे डिस्पोज़ल को हटा के। यहाँ तक मेरी बात क्लिक हो रही है आप लोगों को? ओके गाइस। देखिए सवालात करते जाएँगे तो चीज़ें क्लियर होती जाएँगी। सवालात करते जाएँगे। महा बेटा आप बताएँ अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो मुझे बताएँ मैं रिपीट कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। आपका भले आप माइक ऑन करके बता सकते हैं कि आपको कौन-सा पॉइंट नहीं क्लिक हो रहा। जी गाइस। महा बेटा अगर आप जी, ठीक है मैं दोबारा बता दूँ। देखिए, हमने क्या किया हमने एक एसेट परचेज़ किया था ₹5,000 का, ठीक है? तो मैंने 5,000 को मल्टीप्लाई किया परसेंटेज से परसेंटेज से, देन मल्टीप्लाई किया मंथ व्यू से मैंने कर लिया, ठीक है? अब दूसरी चीज़, दूसरा काम ये है कि हमें ओपनिंग पे लगाना है, लेकिन हम ओपनिंग वाले बैलेंस को अपडेट करेंगे, क्या मतलब? क्योंकि ये जो बैलेंस था ना, ये आपका 1 जनवरी का था, ठीक है? मैं ज़रा बताता हूँ। 1 जनवरी को आपके पास 10,000 का माल था, आपके पास जो एसेट थे उनकी वैल्यू 10,000 थी, लेकिन सीन हुआ है कि 31st मार्च को इसमें से आपने एक आइटम जिसकी कॉस्ट 2,000 थी, वो सेल कर दिया। तो व्हाट डज़ दिस मीन कि 10,000 में से 2,000 का आइटम चला गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? इस 10,000 में से हमारे पास कितना माल बच गया? 8,000 बच गया। तो अगर मैं 10,000 पे लगाऊँगा ना, तो बेसिकली मैं इस 2,000 पे भी इनडायरेक्टली मैं लगा रहा हूँ, इनडायरेक्टली मैं लगा रहा हूँ। तो हमें क्या करना होगा, इस 10,000 में से आप 2,000 का माल जो है 31st मार्च को क्या कर चुके हैं, सेल आउट कर चुके हैं। हमें ये क्या करना होगा, इसमें से माइनस करना होगा, तो रिमेनिंग हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 8,000। हमें इस 8,000 के ऊपर परसेंटेज लगानी होगी। द ओनली रीज़न इज़ ताकि डिस्पोज़ल पे नहीं लगे। अगर आप 10,000 पे लगाएँगे तो क्या हो जाएगा, डिस्पोज़ल पे भी लग जाएगी और वो कह रहा है डिस्पोज़ल पे नहीं लगानी, डिस्पोज़ल पे नहीं लगानी। ठीक है गाइस? सो आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ये 1st जनवरी को हमारे पास बैलेंस दिया हुआ था और 31st मार्च 2012 को हमने एक मशीन बेची है, तो ये बैलेंस अपडेट हो जाएगा। 10,000 के बजाय कितना हो जाएगा? 8,000 हो जाएगा। तो 8,000 पे लगाना है। डेप्रिसिएशन हमेशा साल के एंड पे लगाई जाती है। हमेशा एक बात याद कीजिएगा, 31st दिसंबर को लगाई जाएगी डेप्रिसिएशन। 31st दिसंबर को लगाई जाती है। तो हम इस डेट के हिसाब से सोचते हैं कि हमारे पास जो पुराना माल अगर पड़ा भी हुआ है यानी 10,000 है, तो इसमें से कितना बचा हुआ है हमारे पास? तो इस 10,000 में से 2,000 का बिक गया, बाकी कितना बचा? 8,000 बचा। तो अब ज़रा आ जाते हैं सवालात की तरफ जिसकी मैं बात कर रहा था
कि आईजीसी में कुछ सवालात आए हैं, जिनको हम एक बार देख लेते हैं। अच्छा जी, मैं कोशिश करूँगा कैलकुलेशन वाले पार्ट पे ज़्यादा फ़ोकस करूँगा, बाकी चीज़ें भी हम गो थ्रू करेंगे। 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं कलर-वलर चेंज करूँ यहाँ पे क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड है तो ओके, आते हैं। अब ज़रा गौर से पढ़िएगा इस सवाल को, ठीक है ना? आई होप कि आप सब लोग मेरे साथ होंगे। ये हमारा डेप्सन का मतलब आखिरी टॉपिक है। यूसुफ अल रहमान इज़ अ बिज़नेस कंसल्टेंट, हिज़ फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 31st मार्च। ये डेट याद रखिएगा। ये जो डेट है ना फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 31st मार्च, क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से फिर हमें मंथ डिसाइड करने होते हैं। यूसुफ अल रहमान डेप्रिसिएट हिज ऑफिस इक्विपमेंट बाय 20% पर एनम ऑन कॉस्ट। सर क्या है? एसएलएम और 20% रेट है। डेप्रिसिएशन ऑन न्यू ऑफिस इक्विपमेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम डेट ऑफ परचेज। डेट ऑफ परचेज का क्या मतलब है? मंथली है। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म बोली है, नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, जो भी मैंने आपको बोला। पहला सवाल, कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताएं जो हमें ये कहता हो कि भाई हर साल सेम परसेंटेज लगानी है, हर साल सेम परसेंट लगानी है। तो चलो, ये मैं नहीं पढ़ाया वैसे आपको, लेकिन आप याद रखना एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप जो भी काम करें, आप उसमें चेंजेस नहीं करें। अगर आपने प्रोविजन फॉर डॉफर डेट पे परसेंटेज सोची है 10%, तो फिर हर साल 10% लगाएं, चेंजेस नहीं करें। अगर चेंजेस करनी हो तो उसके पीछे एक जस्टिफाइड रीजन होना चाहिए। ये नहीं कि प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। अगर डेप्रिसिएशन आप 10% अप्लाई कर रहे हैं तो हर साल फिर 10% ही लगाएं। ये नहीं कि इस साल 5% लगा लेता हूं कि प्रॉफिट बढ़ जाए। तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ऐसा मत करना। हाँ, अगर कोई वैलिड रीजन है, आपको लगता है, तो फिर आप कर सकते हैं। अगर आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं 30%, ज़ाहिर है डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, तो 30% अच्छा खासा एक्सपेंस हो जाएगा। तो बिज़नेस सोच रहा है कि भाई मैं 20% कर देता हूँ, 10% कर देता हूँ ताकि मेरा प्रॉफिट क्या हो जाए, बढ़ जाए। ये परसेंटेज मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है ऐसा नहीं करो, स्पेशली प्रॉफिट बढ़ाने के लिए तो कतई नहीं करो। हाँ, अगर कोई वैलिड रीज़न है, आपको लगता है कि आपकी मशीन जो है वो ज़्यादा आपकी मशीन जो है वो इतना ख़ास बेनिफिट नहीं प्रोवाइड कर रही जितना आप सोचते थे, तो फिर आप कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा जी। उसके बाद वो अगला कह रहा है कि आप ये बताएँ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होता है? बेटा थ्योरी आनी है 20 मार्क्स की। 100 मार्क्स का पेपर होगा तो 16 से लेके 20 मार्क्स की थ्योरी आएगी। सो कौन-सा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होता है? यस सर, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इंश्योर करता है कि ओवरस्टेट नहीं हो। इंश्योर दैट प्रॉफिट इंश्योर दैट प्रॉफिट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। जब हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं तो इससे क्या होता है सर? सर इससे हमारी क्या नाम है, प्रॉफिट ओवरस्टेट नहीं होता। और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट यही कहता है प्रॉफिट को ओवरस्टेट नहीं करो। दूसरा, इंश्योर दैट नॉन करंट एसेट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। आप ऐसा मत कीजिएगा डैश डैश लगा दें, आप पूरा ही लिख लीजिएगा। ठीक है ना, आप पूरा ही लिखिएगा, शॉर्टकट पेपर में मत यूज कीजिएगा। ये बोला डेप्रिसिएशन किस तरह प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को कंप्लाई करता है। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कहता है ऑल द एक्सपेक्टेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड सो दैट प्रॉफिट एंड नॉन करंट एसेट आर नॉट ओवरस्टेटेड। ज्यादा ना हो, कम हो जाए भले हो जाए। अच्छा, मुझे बता सकते हैं कोई और कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है डेप्रिसिएशन के ऊपर? वैसे 4 कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, प्रूडेंस और एक और कॉन्सेप्ट है। अच्छा, प्रूडेंस तो याद कर लें, फर्ज करार कर लें अपने पास। अच्छा जी, मैचिंग मैचिंग। हम डेप्रिसिएशन में क्या करते हैं, ज़ाहिर-सी बात है एक एसेट हमें बेनिफिट दे रहा है, तो उसके रिलेवेंट एक्सपेंस भी आना चाहिए। जी बेटा, हाँ बेटा, हिस्टोरिकल कॉस्ट भी आ सकती है। ठीक है, अच्छा। अब ये सवाल आपने करना है, मैं नहीं बताऊँगा बेटा। अब गौर से सुनिएगा, ऊपर परसेंटेज पढ़ चुके हैं, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 20%। ठीक है? साल कब एंड होता है? 31st मार्च को एंड होता है। अब पहला सवाल, पहले हम पढ़ लेते हैं। हमारे पास 1 अप्रैल 2010 यानी ओपनिंग बैलेंस जो है वो दे रहा है हमें। 1 अप्रैल 2010, ये ओपनिंग है, हमारे पास ओपनिंग कॉस्ट है और ये पुरानी डेप्रिसिएशन आ रही है 4,500। अच्छा, ये एसएलएम है तो इसमें पुरानी डेप्रिसिएशन का काम होता नहीं है। 1 अक्टूबर 2010 एक सदमे की न्यूज़ है, मज़ाक कर रहा हूँ। हमने नया ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा 3,500 रुपए का, ओके बेटा। और 31 दिसंबर 2010 हमने एक पुराना इक्विपमेंट बेचा है ऑन क्रेडिट
टू एज कंपनी फॉर 2000। हमने पुराना नॉन कर्ज बेचा है एज कंपनी को कितने का? 2000 का। द इक्विपमेंट हैड बीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2008 फॉर 4000। ठीक है ना? अच्छा, इसमें जो मेन चीज होती है ना, वो होती है हमारे लिए कॉस्ट। सेलिंग प्राइस का कहीं भी डेप्रिसिएशन में काम नहीं होता। तो आपने क्या करना है, कॉस्ट लेनी है। कॉस्ट ये रही, वो हमने 2008 में 4000 का खरीदा था। अब इसका पहला सवाल ये है कि भाई हमें आप जो है ऑफिस इक्विपमेंट का अकाउंट बना के दें, ऑफिस इक्विपमेंट का अकाउंट बना के दें। तो मैं यही छोटा सा बना के दे रहा हूँ आपको, आप देख लीजिएगा कैसे बनता है। ठीक है कैसे नजर आ रहा है मुझे बताइएगा, विजिबल है आप लोगों को? जो मैंने साइड पे लकीरें बनाई है विजिबल हैं? या आप बोले तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाके बना लेता हूँ सुकून से। चले मैं नेक्स्ट पेज पे बना लेता हूँ। हम हाँ, इतना छोटा क्यों कर रहा हूँ? आप मोबाइल में क्लास ले रहे होंगे, मसले होंगे आपको। देखिए, अकाउंट जब बनाए ना तो कोशिश कीजिएगा प्रॉपर तरीके से काम कीजिएगा। ठीक है, तो हम ऑफिस इक्विपमेंट का अकाउंट बना रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस बीडी, ये आ जाएगा 1 अप्रैल। बैलेंस बीडी कितना आ जाएगा? 7500। फिर हमने एक परचेजेस की है 3500 की, हम वो लिखेंगे। आप देख लें 3500 की परचेजेस की थी। ऑफिस इक्विपमेंट हमने बाय न्यू ऑफिस इक्विपमेंट चेक से खरीदा था। ठीक है, इसके आगे हम लिख देंगे बैंक। ठीक है, और ये कब किया था? 1 अक्टूबर। फिर हमने क्या किया सर? फिर हमने डिस्पोजल किया है, डिस्पोजल किया है। तो सर हम क्या माइनस करते हैं मुझे बताएं? हम ऑफिस इक्विपमेंट के अकाउंट में क्या लेके जाएंगे, कॉस्ट या उसकी सेलिंग प्राइस? जब हम नॉन करंट एसेट का अकाउंट बनाते हैं तो मैंने आपको बताया था सेलिंग प्राइस तो सिर्फ डिस्पोजल में ही आती है, डिस्पोजल में ही आती है। यहाँ क्या आएगी? उसकी कॉस्ट आएगी। तो उसकी कॉस्ट कहाँ है? ये आप देख सकते हैं, ये उसकी हमारे पास क्या दी हुई है? कॉस्ट दी हुई है। तो हम 4000 रुपये लिखेंगे और उसके आगे क्या लिखेंगे? डिस्पोजल लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 4000 रुपये और उसके आगे लिखेंगे डिस्पोजल और डेट लिख देंगे जिस डेट पे आपने उसको बेचा था। तो डेट देख लें, डेट इज हमारे पास 31 दिसंबर। अब क्या करेंगे सर? अब दोनों साइड का टोटल कर लेंगे आप लोग, दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। मतलब 7500 प्लस 3500, आई होप ये आंसर हो जाएगा 11,000। ठीक है, ये हो जाएगा 11,000, ये हो जाएगा 11,000। और बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा हमारे पास? 4000 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 7000। और डेट आ जाएगी हमारे पास 31 मार्च 2011। और आपने कभी भी सवाल सीडी पे एंड नहीं करना, आपने हमेशा बीडी भी लिखना है। यहाँ आ जाएगा 7000 और ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2011। यहाँ तक मेरे साथ है बेटा? यहाँ तक मेरे साथ है? एनी इशू? मुझे बताएं, इसमें कोई इशू हो तो बताएं। ओके ओके, अब आते हैं इसके ऊपर। प्रोविजन फॉर ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट बनाना है, ये हम बना लेते हैं गाइस। ये कैसे बनाते हैं गाइस मुझे बताएं? सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी या डेप्रिसिएशन है? सर सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस बीडी लिखेंगे, बैलेंस बीडी लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 1 अप्रैल 2010। और इस सवाल में उसने बैलेंस बीडी दिया हुआ है, बैलेंस बीडी दिया हुआ है, आप जाके देख लें। ये रहा बैलेंस बीडी, ये रहा। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा बैलेंस बीडी। ठीक है, ये 4500 हमारा क्या है, ये देखें प्रोविजन फॉर डेप्स ऑफिस इक्विपमेंट, और ये इसके आगे ओपनिंग डेट है। तो 4500 हम लिख लेते हैं यहाँ। एनी इशू? यहाँ तो कोई मसला? अब आ जाते हैं जो आपने काम करना है, मैं नहीं करूंगा बेटा। वो ये कि हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे 31 मार्च 2011। हमें लिखना है इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है वो निकालनी है। ठीक है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकालनी है। तो मैं सवाल सामने रखता हूँ, अब आप मुझे बताएं पूरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है? 20% रेट दिया हुआ है और मंथली है। 20% रेट दिया हुआ है और मंथली है। 1 अप्रैल हमारा साल शुरू हो रहा है और हमारा साल एंड होता है 31 मार्च 2011। ठीक है, आपके सामने ये परचेज प्राइस है ऑफिस इक्विपमेंट की
जो बेचा था उसकी कॉस्ट प्राइस ये रही और ओपनिंग बैलेंस ये रहा। तीनों फिगर दी हुई है। ओपनिंग बैलेंस 7,500 है, परचेज 3,500 है, परचेज की डेट ये रही 1 अक्टूबर 2010, जो कि इंपॉर्टेंट है। परचेज की डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और साल एंड हो रहा है मार्च में, तो अक्टूबर से लेके मार्च काउंट कीजिएगा। मुझे बताएं डेप्रिसिएशन परचेज की कितनी आई और उसके बाद ओपनिंग माइनस डिस्पोजल की कितनी आई, दोनों मुझे बताएं। Guys, I want your response. I want your response. अब सुने सुने गाइस, देखें, अब गौर से देखिएगा। मैंने आपको भी बताया डेप्शन कैसे फाइंड करेंगे। पहले हम लगाएंगे परचेज के ऊपर। तो परचेज कितना है हमारे पास? 3,500। मैंने 3,500 लिया, मल्टीप्लाई किया 20% एंड देन मंथ को काउंट करूंगा। देखिए, जब मंथ काउंट किए जाते हैं ना, साल को देखा जाता है, और साल के यानी जिस तारीख पे परचेज किया है वो, और जो जो साल का एंड है। तो वैसे जो मैं सवाल करवाता था प्रैक्टिस में, वो 31 दिसंबर को एंड होते थे, बट यहाँ साल का एंड हो रहा है मार्च में एंड हो रहा है, मार्च 2011 में एंड हो रहा है। तो इट मीन्स पहला महीना हमने कब बाई किया? अक्टूबर में बाई किया है, देख सकते हैं हमने अक्टूबर में बाई किया है, और साल ये एंड हो रहा है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फरवरी, मार्च, फरवरी मार्च, हमारे पास कितने महीने हो गए? हमारे पास 6 मंथ हो गए। तो हम कर देंगे 6/12। क्या आंसर आया? आई थिंक सो ये हो जाएगा हमारे पास 700, और 700 को डिवाइड करेंगे 6/12 से। अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आंसर इज 350। ऐसा ही है। परचेज का मुझे कंफर्म बता दें, इज इट ओके? 350 ही आ रहा है अगर आपके पास कैलकुलेटर हो? ठीक है, आई होप कि यही आ रहा होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब आते हैं सर, इसके बाद मैंने ये बताया था कि आपने क्या करना है, ओपनिंग में से डिस्पोजल माइनस करना है। क्यों? क्योंकि सवाल में उसने बोला हुआ है डिस्पोजल पे नहीं लगाना। सर हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी नहीं कि डिस्पोजल पे नहीं लगाना। सर कहाँ पर है? हमें शो करवा दें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसने ऊपर ये बोला है, ये ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया है, नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करनी उस साल जिस साल आप डिस्पोजल करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग माइनस डिस्पोजल करना पड़ेगा। तो सर अब क्या होगा? अब हम ये करेंगे, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 7,500। 7,500, उसमें से डिस्पोजल को माइनस कर देंगे, डेट इज उसकी कॉस्ट कितनी है? 4,000। उसकी कॉस्ट माइनस करेंगे। ठीक है बेटा, कॉस्ट कॉस्ट। अगर ओपनिंग कॉस्ट पर है तो डिस्पोजल बी कॉस्ट पे होगा। अगर ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो फिर यहाँ बुक वैल्यू आती। ठीक है, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा। और इसका फाइनल निकाल के उसको 20% से मल्टीप्लाई कर लें। तो आई थिंक सो ये हो जाएगा 7,500 माइनस 4,000, ये हो जाएगा 3,500, और 3,500 का आप 20% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 700 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और इसका टोटल करें और मुझे बताएं क्या आंसर आया, क्या आंसर है? जी गाइस, 1050। सो 1050 इज द आंसर। 1050 हम क्या करेंगे, नीचे जाके लिखेंगे। मुझे पता है ये वाली चीज समझ में आ रही है आपको कि नहीं समझाई? 1050 हम क्या करेंगे, यहाँ जाके इनकम स्टेटमेंट में लिख देंगे 1050। ये हमारी क्या है? डेप्रिसिएशन है। ये हमारी क्या है? डेप्रिसिएशन है। ठीक। अच्छा, अब एक चीज और, अब एक चीज और। देखो, आप सबने पढ़ा है, जब हम एक चीज को बेचते हैं, जब हम एक चीज को बेचते हैं तो उसकी कॉस्ट को रिमूव करते हैं, उसकी कॉस्ट को रिमूव करते हैं। तो हमने कॉस्ट को रिमूव किया। अच्छा बेटा, मैं कश्यप आपकी बात पे आ रहा हूँ। तो हमें उसकी डेप्रिसिएशन को भी रिमूव करना होगा ना। एक मिनट रुकिएगा, मैं कश्यप की बात पे जाता हूँ। जी बेटा, जी बेटा, आपने माइक को अनम्यूट कर लें। कश्यप बेटा, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, आप माइक को अनम्यूट कर लें। नो सर। ठीक है। अच्छा गाइस, मैं कह रहा था, हम जब कोई चीज बेचते हैं ना,
तो हम उसकी कॉस्ट को रिमूव करते हैं। हमने यहाँ नॉन करंट एसेट को क्या किया, क्रेडिट किया, रेफरेंस में लिख दिया डिस्पोजल, यानी डिस्पोजल डेबिट हो जाएगा। तो मुझे बताएं, जो चीज हम बेचते हैं तो उसकी डेप्रिसिएशन को भी रिमूव करना होगा ना, जो आज तक हुई है, जो आज तक हुई है वो भी रिमूव करना होगा। यस सर, वो भी रिमूव करना होगा। तो आ जाए, जो मशीन बेची है उसकी डेप्रिसिएशन को भी रिमूव करें। तो डेप्रिसिएशन हमें निकालनी पड़ेगी, वैसे निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये आईजीसी के सवाल है तो थोड़ा सा इसमें वर्किंग ज्यादा होती है। मैंने सवाल निकाले इस तरह के 2-3 निकाले हैं। अब मैं थोड़ा सफाई कर लूँ यहाँ की, ताकि आपको चीजें आसान हो जाए। अब सुनिएगा, डेप्रिसिएशन रेट है 20%। ठीक है, हमने जो मशीन बेची थी ना उसकी कॉस्ट ये थी, और इसको इस तारीख पे खरीदा था, 1 अप्रैल 2008 पे खरीदा था। ठीक है, और हमने 31 मार्च 2011 वाला जो साल है उसमें बेचा है उसको हमने। अब हमें इसकी टोटल डेप्सिन निकालनी है, टोटल डेप्सिन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, पहले मैं जरा समझा देता हूँ। देखो, डेप्सिन कब लगती है, ईयर एंड पे लगती है, ईयर के शुरू में लगती है, मुझे ये बताएं। डेप्सिन कब लगती है, ईयर एंड पे लगती है या ईयर के शुरू में लगती है? ईयर एंड पे लगती है। तो अगर मशीन मैंने 1 अप्रैल 2008 को खरीदी है और मेरा साल एंड होता है 31 मार्च, 31 मार्च, तो इसका मतलब जो इस मशीन पे पहली डेप्रिसिएशन लगेगी वो लगेगी 31 मार्च 2009। बेटा मुझे टोटल डेप्रिसिएशन निकालनी है, उसके लिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, 31 मार्च 2009 पे लगेगी। तो हम निकाल लेते हैं, 4000 इंटू 20%, ये आ जाएगा हमारे पास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हो जाएगा हमारे पास 800, सॉरी, ये हो जाएगा हमारे पास 800। ये इसकी हो गई 31 मार्च 2009 को। उसके बाद क्या आएगा सर, उसके बाद आएगा 31 मार्च 2010 आ जाएगा। अगेन उसकी कॉस्ट कितनी है, 4000 है। देन मल्टीप्लाई बाय कर दें 20%, ये भी कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 800। और उसके बाद आएगा 31 मार्च 2011, जिसपे नहीं लगानी हमें। तो अगेन सुने, देखिए, जब हम कोई मशीन बेचते हैं ना तो उसकी टोटल डेप्रिसिएशन जो आज तक हुई है वो रिमूव करते हैं। अगर वो सवाल में दे देता है, लाइक अगर वो लिख देता है कि एक मशीन मैंने बेची, उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतनी थी, फिर तो जिंदगी आसान है। ऐसा ओ लेवल में होता था, वो लिख देता था कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतनी है। 2016 का मैंने एक सवाल कराया होगा सोफिया का, बट इस सवाल में इसने नहीं दी, तो इस सवाल में आपको निकालनी पड़ेगी। तो बड़ा आसान सा तरीका है। डेप्सन स्टार्ट कब करते हैं सर, परचेज वाले साल से। ठीक है, तो मतलब इस पे डेप्सन कब से स्टार्ट होगी, 2008 से। लेकिन सीन ये है कि इसका जो साल है ना वो 2008 में एंड नहीं हो रहा, क्योंकि जो इसके 12 महीने ना, हमारे जो 12 महीने वो ड्यूरिंग वो एक साल शुरू होते हैं, अगले साल पूरे होते हैं। लाइक अप्रैल में शुरू होंगे तो अगले साल मार्च में एंड हो जाएंगे। अगर ये मशीन हमने 1 जनवरी 2008 को बाई की होती ना, और साल हमारा दिसंबर में एंड होता, तो मैं पहली डेप्सन लगाता 31 दिसंबर 2008 को लगाता। लेकिन यहाँ पर हमारा साल शुरू कब होता है, अप्रैल से, एंड कब होता है, 31 मार्च में। तो जो भी मशीन हम अप्रैल में बाय करेंगे, नेक्स्ट ईयर 31 मार्च पे उस पर डेप्सन लगाएंगे। तो मैंने 31 मार्च 2009 पे लगाई, देन 31 मार्च 2010 पे लगाई। मेरी टोटल डेप्रिसिएशन जो आ रही है वो आप देख सकते हैं, वो आ रही है 1600 आ रही है। वो आ रही है कितनी, 1600 आ रही है। अब मैं नीचे जाके लिख दूंगा 1600 यहाँ, और दोनों साइड का मैं टोटल करूंगा। आई होप कि आपको यहाँ तक बातें समझ में आ रही होंगी। दोनों साइड का टोटल करूंगा, ये हो जाएगा मेरे पास 5550, ये हो जाएगा 5550। और बैलेंस शीट कितना आएगा बेटा, बैलेंस शीट बताएं कितना आएगा। जी गैस, मुझे बताएं बैलेंस शीट कितना आएगा। 3950, 3950। ठीक है गैस, यहाँ तक बातें क्लियर है मेरी, यहाँ तक बातें समझ में आ रही है आपको। ओके गाइस, इसके बाद वो कह रहा है डिस्पोजल का अकाउंट बनाएं। तो मैं एक शॉर्टकट बना देता हूँ आपको, कोई मसला नहीं है, जल्दी से बना लेता हूँ। डिस्पोजल के अकाउंट में सर क्या जाएगा, यहाँ हम लिखेंगे कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है, 4000। ठीक है, डेट हम वही लिखते हैं जिस तारीख पे हमने उसको बेचा था।
ठीक है? और क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे उसकी टोटल डेप्सिन लिखेंगे, वो कितनी है 1600। कितने का बेचा? तो ऊपर सवाल में लिखा हुआ है 2000 का बेचा। अच्छा, यहाँ एक चीज़ याद कीजिएगा, हमने जब मशीन को बेचा था ना, तो हमने कैश में नहीं बेचा उसको, उधार में बेचा है। उसको हमने उधार में बेचा है, तो एक एक मसला होता है जो बच्चों के साथ, जब हम कोई चीज़ उधार पे बेचते हैं ना, तो हमने उधार पे बेचा है, ठीक है? तो हम उस कंपनी का नाम लिखते हैं, लाइक इसने वो उधार में बेचा है एज कंपनी को। तो फॉर 2000, तो और लिखा हुआ है क्रेडिट पे बेचा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंपनी का नाम लिखेंगे, कंपनी का क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, ठीक है? एएच कंपनी लिखेंगे यहाँ। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब सर मैं क्या करूँगा, अब मैंने आपको लास्ट काम ये बताया था कि दोनों साइड का टोटल करना, देख लेना कौन सी साइड आया है। हमारे पास डेबिट साइड आया है, डेबिट साइड आया है तो ये कॉस्ट वाली साइड होती है। तो इसका मतलब है कि आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो और आपको फ़ायदा उतना नहीं हुआ, तो ये लॉस है। तो 1600 माइनस 2000 और 4000 से इसको माइनस कर देंगे, तो 400 का आपका क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। इसके आगे हम लॉस नहीं लिखते, इनकम स्टेटमेंट लिखते हैं, इनकम स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है बेटा? अच्छा जी, तो ये 4 मास का हमारा ये सवाल पूरा हो गया। 4 मास का एक था, उसके बाद 7 मास का ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट था, और 5 मास का ये नॉन क्रेडिटेड अकाउंट था। ठीक है? अब आपने ये करना है, गाइस मैं एक और सवाल दे रहा हूँ, ये सवाल आपके सामने स्क्रीन पे है। आप मुझे इसका फिक्सचर अकाउंट का बैलेंस सीधी बता दें, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है ना, फिक्सचर अकाउंट जो है, वो मुझे बना के दिखा दें। इसके बाद मैं ऑफ करूँगा। चलिए मैं आपको एक और इजी क्वेश्चन देता हूँ, ये कर लें। आप ये वाला सवाल कर लें, वो छोड़ दें, आप ये वाला कर लें। उसमें 2-2 साल का बनाना होगा तो आप परेशान हो जाएँगे। आप ये वाला सवाल देखें, ये सेम उसी तरह का जैसे मैंने ऊपर करवाया है। ठीक है? ये आप कर लें, इसके बाद हम क्लास ऑफ कर लेते हैं। देखिए बेटा, इसको कैसे करेंगे? मैं यही काम कर रहा हूँ, टाइम लगेगा तो मैं यही स्पीड से बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए हमारे पास कॉस्ट कितनी थी, 8600, हम 8600 लिखेंगे, बैलेंस बीडी लिखेंगे, डेट आएगी 1 मई 2013। फिर हमने एक परचेज़ेज़ की है, दैट इज़ 3600, ये आप देख लें, और 3400 और क्रेडिट भी की है, तो हम 3400 लिखेंगे। अच्छा, यहाँ रेफ़रेंस में बैंक नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमने एक बंदे से परचेज़ेज़ किए, न्यू टू यू। आजकल एग्ज़ामिनर जो है ना, इंसानों के नाम कम रखता है, क्योंकि एतराज़ात बहुत हो जाते हैं, लोग खड़े हो जाते हैं बाकायदा, मेरे बाप का नाम कैसे ले लिया, और फलाना मेरे भाई का नाम कैसे ले लिया? तो एग्ज़ामिनर भाई डरता है पाकिस्तानियों से, कि मसला कर देंगे, ठीक है ना? तो इसलिए उसने नाम ऐसे यूज़ किए हैं, कल कोई खड़ा नहीं हो जाए कि मुझसे माल परचेज़ किया था, पैसे नहीं दिए अभी तक। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, बैंक नहीं लिखना, न्यू टू यू लिखना है। उसके बाद बेटा क्या होगा, उसके बाद बेटा अगला स्टेप क्या होगा, हमारे पास जो हमने बेचा है ना, उसकी कॉस्ट ये रही। ये सेलिंग प्राइस है, ये नहीं लेनी बेटा, हमें कॉस्ट देनी है। तो वो कॉस्ट क्या कर देनी है आपने, क्रेडिट साइड पे जाके लिख देनी है 2000, और दोनों साइड का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 11,000 मेरे ख्याल से डेबिट साइड का, और 11,000 में से 2,000 माइनस करके, नहीं बल्कि 8,000 प्लस 12,000 हो जाएगा। 12,000 में से आप 2,000 माइनस करेंगे, यू विल गेट 10,000। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया हमारे पास इक्विपमेंट का अकाउंट। अब आपने क्या करना है, मुझे डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना के दिखाएं। डेप्रिसिएशन के अकाउंट में क्या होगा, जैसे ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, इसका बैलेंस बीडी आ जाएगा। ठीक है? फिर आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होगी, वही वाला तरीका है, ऊपर वाला तरीका है जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है? यहाँ आप देख सकते हैं एक बार कि उसने ये परसेंटेज दी हुई है, देखें 20% है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, और फ्रॉम डेट ऑफ परचेज है, और नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल इसने दिया हुआ है। वही वाला तरीका अप्लाई करना है। पहले बैलेंस पीडी लिखेंगे, चलिए मैं आपको गाइड कर देता हूँ। पहले बैलेंस बीडी लिखेंगे, बैलेंस बीडी कितना आ जाएगा, बैलेंस बीडी आपका आ जाएगा, अल्लाह भला करे, 3260। इसके आगे लिखेंगे बैलेंस बीडी, और डेट आ जाएगी 1 मई 2013। उसके बाद जब डेप्सन चार्ज करने की बारी आएगी, तो यहाँ थोड़ा सा ख्याल करना है आप लोगों ने। हमारे पास जो परचेजेस है वो कितना है, वो 2000 का है, सॉरी 2000 का नहीं है, सॉरी 2000 का नहीं है, वो है 3400 का परचेजेस जो है। मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 20% से,
एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे। हमने 1 नवंबर को परचेजेस की थी, साल हमारा जो एंड हो रहा है वो अप्रैल में जाके एंड हो रहा है, अप्रैल में जाके एंड हो रहा है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें, तो इट मीन्स नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मार्च, 6 महीने हो गए, तो 6/12 कर लें। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ओपनिंग माइनस डिस्पोजल। डिस्पोजल पे नहीं लगानी, डिस्पोजल पे नहीं लगानी, तो ओपनिंग बैलेंस कितना है? 8,600 माइनस डिस्पोजल। सर डिस्पोजल की क्या लेंगे? कॉस्ट लेंगे, तो 2,000 आप इसमें से माइनस कर दें एंड देन इसको मल्टीप्लाई कर दें 20% के साथ, आपके पास आ जाएगी डेप्रिसिएशन। ठीक है, मुझे बता सकते हैं कितनी आ रही है? स्पीड से बताएं जरा। 3,400 इंटू 20%, ये हो जाएगा 340 प्लस 340, 680 हो जाएगा। और मेरे ख्याल से 340 आंसर आएगा इसका, तो ऊपर वाले का तो। और दूसरा हो जाएगा 8,600 माइनस 2,000, ये हो जाएगा 6,600। और 6,600 का आप 20% निकालेंगे, इट वुड बी अराउंड 1320, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसा ही है? जल्दी बताएं मुझे ताकि मैं ऑफ करूं। गाइस बी क्विक, मुझे जल्दी बताएं क्या मेरी कैलकुलेशन सही है या गलत है। गाइस आर यू देयर? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? जी बेटा, 1320 नीचे आ जाएगा और 340 ऊपर आ जाएगा, और टोटल इसका आप कर लीजिएगा, इसका आप टोटल कर लीजिएगा। ये हमारे पास जाएगा किसमें? इनकम स्टेटमेंट में जाएगी। ये टोटल डेप्शन कहाँ जाएगी? इनकम स्टेटमेंट में। उसके बाद जब डिस्पोजल लिखेंगे ना, ये 1680 हो जाएगा। शाबाश बेटा, 1680 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? 1680 यहाँ आ गया। ये जो डिस्पोजल है ना आपके पास यहाँ पे, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे मेहनत करनी पड़ेगी? क्योंकि जो मशीन हमने बेची है ना, जो मशीन हमने बेची है, उसकी टोटल डेप्शन आपको निकालनी पड़ेगी। तो 1 मई 2011 पे हमने इसको खरीदा था, और हमारा साल एंड होता है अप्रैल में। तो इसका मतलब ये कि इस पे जो पहली डेप्शन लगेगी वो लगेगी 30 अप्रैल 2012। 11 में लग नहीं सकती, 11 में लग नहीं सकती, क्योंकि 30 अप्रैल 2011 को ये हमारे पास नहीं थी, ये हमारे पास है ये 1 मई 2011। ठीक है ना? तो 1660 आएगा, सॉरी बेटा, 1660 आएगा। ओके, अच्छा जी। तो मैं कह रहा 30 अप्रैल 2012 पे इस पे लगेगी डेप्रिसिएशन। देन हमारे पास आ जाएगा 30 अप्रैल 2013, 30 अप्रैल 2013 पे लग जाएगी इस पे डेप्रिसिएशन। और 2014 में हम नहीं लगा सकते क्योंकि उसी साल में हम बैठे हुए हैं, तो डिस्पोजल में तो लगाना नहीं है। तो आप सिंपली क्या करें, 2000 लिखें, मल्टीप्लाई कर दें 20% से, ये कितना आ जाएगा? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हो जाएगा 400, और नेक्स्ट ईयर की भी 400 आ जाएगी, और आप इसका टोटल कर लेंगे तो टोटल आपके पास आ जाएगा 800। ये 800 आपने क्या करना है? डेबिट साइड पे लिख देना है। ये इसकी क्या हो गई? डेप्रिसिएशन हो गई टोटल। ये मैंने जल्दी में करवाया, आप इसको सुकून से कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सुकून से सवाल को कीजिएगा। इसका कॉस्ट अकाउंट भी बनाइएगा, डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनाइएगा, डिस्पोजल का अकाउंट भी बनाइएगा। ये पूरी शीट मैं आपको भेज रहा हूँ। आप इसका क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 सारे सवाल कीजिएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं? कोई सवाल? कोई सवाल? और डेप्रिसिएशन की सारी वीडियोस बेटा देखें, जितनी भी हैं शुरू से लेकर आखिर तक, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपको।